स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस लेखपाल में पर्यावरण में आज हमारा होगा सेट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने आपको 2 सेट करा दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। एक बार आप पूरी ईमानदारी से ये पूरा सीरीज फॉलो करिएगा। पर्यावरण से जो 10 क्वेश्चन आएंगे 100% आप कर लोगे, चाहे जिस भी लेवल का एग्जामिनर पेपर बनाए, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस लेवल के हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और अगर आपने पूरा सेट कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा इन पीडीएफ का आप रिवीजन जरूर करिएगा। इसके लिए आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, अपना एप्लीकेशन है उसको सर्च करिएगा STCLASSES। वहां पे साथ ही पीडीएफ नोट्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप दिया गया है और वहां पे पर्यावरण वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ये पूरा जितना सेट हम करा रहे हैं इनको आप एक बार वहां से पढ़ना है ना। जैसे बिना रिवीजन के होगा नहीं, याद एक बार में होगा नहीं, तो उसको आप वहां से मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। तो आप लोग ये एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि इनके अनुसार किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में जो स्थान होता है उसे ही हम लोग नीच कहते हैं, यानी निकेत कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था साथ ही इसके बारे में, है ना। तो आप जानते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट एल्टन के द्वारा दिया गया, यानी सही जवाब हो जाएगा कौन सा, प्रश्न का बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं पारिस्थितिकी निकेत को लेकर के कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी जो निकेत है इस शब्द का, तो एक व्यक्ति हैं जोसेफ ग्रिनेल्स, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये पेपर में अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम जरूर आप बताना। ठीक है, सेकेंड एक और वैज्ञानिक है, इनका नाम याद रखिएगा ओडम। इन्होंने कहा कि दरअसल जो पारिस्थितिकी निकेत होता है ना, वह एक सूक्ष्म निवास है। मतलब एक छोटा सा कोई निवास स्थान होता है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति के निवासी निवास करते हैं। मतलब कि एक ही प्रकार की जाति या उपजाति के जो जीव होते हैं वो निवास करते हैं। जीव हो गया, वनस्पति हो गया, कोई हो गया। ठीक है, जबकि एल्टन कहते हैं कि भाई देखो, किसी जंतु विशेष की जो प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं, नीच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें किसी एक निकेत में रहने वाली जो जीव समुदाय की 2 या जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं। मतलब ध्यान रखेंगे एक निकेत में, सिंपल सी बात है, किसी एक निकेत में जितने भी रहने वाले जीव समुदाय हैं उनके साथ ही 2 जातियां एक साथ नहीं रह सकती। मतलब एक ही जाति एक निकेत में रहेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरी चीज कि किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति के पूरक हो सकते हैं। मतलब इंटर रिलेशनशिप इनमें हो सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको ऐसे ही एज इट इज याद कर लेना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी पद चिन्ह के संदर्भ में सही है। और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन भी किया हुआ है इन लोगों ने। तो क्या होता है पारिस्थितिकी पद चिन्ह, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसे समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा उसको देखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो कनाडा के पर्यावरणविद थे, एक जन का नाम है विलियम रिस और एक जन का नाम है मैथ्यूस वाकेर नेंगल। इन दोनों लोगों के द्वारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी छाप होता है जिसे हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं, इसके माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। और ये सवाल यूपीपीएससी आरओ में बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, सूरज आपसे कह रहा है कि भाई स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी आंसर आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये बताओ जो पारिस्थितिकी पदछाप होता है उसके माप की इकाई क्या हो सकती है। तो बहुत सारे टीचर आपको इस बात को बताएंगे, ध्यान रखिएगा, तुरंत जवाब दीजिएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। जरा सा देखिएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य हैं, ठीक है, मानव हैं, और हम लोग किसी एक पार्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं साथी। तो उस पार्टिकुलर जगह पे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग कितना इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जो वहाँ की एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे मान लीजिए लकड़ी है, कोयला है या कौन सा संसाधन है, ठीक है, ये इसका कितना हम लोग मतलब यूज कर ले रहे हैं। तो इन सभी यूजेज को ना एक फुटप्रिंट के द्वारा बना करके ऐसे पैर की तरह से एक साइन बना करके रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम लोग कितना एक पर्टिकुलर जगह में कितना किसी चीज का कितना दोहन करते हैं, उसी के बेस पर इसको बनाया जाता है। तो ये कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो निर्भर करेगा
कि हम लोग कितना इस्तेमाल किसी चीज का करते हैं। अभी और डिटेल में समझ में आएगा, तनाव नहीं लीजिएगा। सबसे पहले ये जानिएगा कि पारिस्थितिकी पदचिह्न यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसका सबसे पहले प्रयोग इस शब्द का किसके द्वारा किया गया? तो दो जन का नाम याद रखेंगे, पहला विलियम रीस है और दूसरा मैथ्यूस वाकेर नेंगल। इन दोनों जन का नाम याद रखिएगा, पहला। दूसरा पॉइंट याद रखें कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के विभिन्न जो परिकलन होते हैं वो किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में वहां पे भोजन, वहां के वन के उत्पाद, वहां के ईंधन के औसतन प्रति व्यक्ति उपभोग पर आधारित होता है। यानी आप कितना वहां से जो वनस्पतियां हैं और अन्य जो खाद्य पदार्थ है उसका कितना आप दोहन करते हो, वहां के वन उत्पाद का आप कितना उपभोग करते हो या ईंधन का कितना उपभोग करते हो, वो रिप्रेजेंट करता है कौन? पारिस्थितिकी पदचिह्न। ठीक है, और ये इसी डिफिनेशन को याद रखना, हालांकि हमसे डिफिनेशन से ज्यादा यही बात पूछेगा। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसी को ही हम साथी क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेना। क्वेश्चन क्या कहेगा इस हिसाब से कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को, न्यूनतम भूमि का मतलब कि उस भूमि पे सारा सब कुछ उसे प्राप्त हो जाए, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी चीज को हम बोलते हैं साथी पारिस्थितिकी पदछाप। एक फुटप्रिंट यानी पैर की तरह से साइन बना के इसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ये परिभाषा ऐसे पूछेगा कि भाई पारिस्थितिकी पदचाप है क्या? तो बताना कि एक मनुष्य के जीवन काल को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, है ना, जितनी आवश्यक न्यूनतम भूमि है वही हमारी पारिस्थितिकी पदचाप को रिप्रेजेंट करती है। पारिस्थितिकी पदचाप को मापते हैं हम लोग भूमंडलीय हेक्टेयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साहब। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी मैं बताऊंगा इनमें से क्वेश्चन कौन सा आपसे सीधे पूछेगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपसे पेपर में ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, और आपसे ऐसे कई सवाल बनाएगा और उस सवाल में कह देगा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र होता है। जैसे ही बंद कहेगा तो आप तुरंत कह देना भाई तुम गलत हो, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, बंद तंत्र नहीं होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थ का संचयन और बहिर्गमन होता रहता है। जाहिर सी बात है ना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक इकाई क्षेत्र होती है जिसके अंतर्गत जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया होती रहती है। वो तो ऊपर हमने कल पढ़ा था आपसे, अगर आपको ध्यान होगा तो कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था। तो इस कार्ड से दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। पेपर में सवाल जो पूछेगा वो यही पूछेगा साथी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कैसा तंत्र है? तो याद रखेंगे खुला तंत्र है। ठीक है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन में और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे एक व्यक्ति का नाम जिनकी चर्चा 2 दिन से हो रही है, एनजी टेंसले के द्वारा सबसे पहले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट पेपर में आएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है भैया? तो बताना एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थ का संचयन और बहिर्गमन होता रहता है। क्लियर है। सेकेंड, पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होती है जिसके अंतर्गत जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिनके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा को प्राप्त करके जो हमारी वनस्पतियां हैं वो भोजन बनाती हैं। सही है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? एक बंद तंत्र का उदाहरण है। आप कहोगे बंद आ गया, गलत करिए, तुरंत गलत करिए इसको, है ना। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें स्वयं पोषी खुद को खाना बनाने वाला कहते हैं। जैसे तैयारी करने वाले बच्चे, बिल्कुल सही है। वे जीवधारी जो भोजन के लिए सदैव दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पर माने दूसरा, पोषी माने खाने के लिए, तो भैया उनको परपोषी कहते हैं। जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये सब सही है, लेकिन बी वाला आपसे गलत है और आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इस कार्ड से जवाब कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है साहब। पारिस्थितिकी तंत्र के अगर घटक की बात करें तो दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। एक होता है साथी जीवी घटक, है ना, और एक होता है अजीवी घटक। वही भौतिक और जो है जैविक वाली बात है। ठीक है,
और होता है अजीवी। अजीवी मतलब वही भौतिक है ना, वही भौतिक, और जीवी मतलब जैविक है ना। तो जीवी घटक और अजीवी घटक द्विठु घटक होते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य भगवान है ना। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, मतलब जो इनकी विकिरण ऊर्जा होती है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने पास संचित करते हैं। बीजधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे स्वयंपोषी होंगे, और जो जो दूसरे पर निर्भर रहेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। अगला सवाल है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा फूड चेन की बात करेंगे कि कैसे ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ठीक है, देखिए जो हरे पौधे होते हैं साथी, वह प्राथमिक प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब ये क्या बोला है समझिएगा ध्यान से, ये यहाँ से पेपर में सवाल बनता है, बार बार देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, हमने ऊपर चर्चा किया, एक होता है जीवी घटक और दूसरा होता है अजीवी घटक। अगेन हम लोग जब जीवी घटक को पढ़ते हैं तो जीवी घटक में तीन चीजें शामिल हो जाती हैं। एक तो प्रोड्यूसर, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्पादक, जो किसी चीज को उत्पादित करेगा। एक होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या करता है? जो उत्पाद किया गया उसको खाएगा पचाएगा, है ना। और एक होता है अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर, ये ऐसा होता है, मान के चलिएगा जो सड़ा गला वस्तु होता है उसको खत्म करते हैं, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवी घटक में कितने पार्ट? तीन पार्ट होते हैं। अब इन तीनों पार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर कौन होता है, उत्पादक कौन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साथी, जो हमारे हरे पौधे होते हैं उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक मानते हैं। ठीक है, अगर ऊपर देखेंगे तो हरे पौधे हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर समुद्र में आप चले जाइए तो वहां पे हरे पौधे तो पाए नहीं जाएंगे। तो अगर समुद्र तंत्र की हम बात करें, सामुद्रिक तंत्र की अगर हम बात करें, या महासागरीय तंत्र की अगर हम लोग बात करें, तो क्या वहां पे प्राथमिक उत्पादक कौन हो सकता है? आप सोच के बताओ भाई, वहां पे तो पौधे नहीं पाए जाएंगे, तब कौन होगा प्राथमिक उत्पादक? तो वहां पे साथी एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, अभी आगे चर्चा होगी इसकी। फाइटोप्लैंक्टन, ये जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है साथी, है ना। और यही फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के अंदर पहला उत्पादक माना जाता है, यानी प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी जहां भी आपको कोई तंत्र अगर आपसे मिल जाए और वहां पे हरे पौधे की बात आ जाए तो समझ लेना, है ना, कि हरे पौधे होंगे। अब नदी वदी में तो शैवाल वगैरह होते होंगे, है ना, उनको खा करके आगे कहानी बनता होगा। ठीक है, तो हरे पौधे हमारे प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? हरे पौधे क्या करते हैं? तो संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए ये लोग भोजन का उत्पादन करते हैं तथा ऊर्जा का संचयन करते हैं, यानी ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कैसे करते हैं, पूरी प्रोसेस क्या है, वो तो ये भी क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, कई बार पूछा गया। देखो, कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, अब इस बात उपभोग की बात हो रही है। तो देखो, उपभोक्ता ये होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वे लोग होते हैं जो जो हमारी जो प्राथमिक उपभोग है, ठीक है, उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, उत्पादक होते हैं, रुकिए, उत्पादक का सेवन करते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी प्राथमिक उत्पादक, जैसे पौधे, पौधा क्या है? तो आप बोलोगे सर हरा पौधा, ये प्राथमिक उत्पादक होता है, प्राइमरी उत्पादक होता है। तो अब इसे जो भी व्यक्ति खाएगा, जो भी खाएगा, चाहे वो जीव होगा जंतु होगा, वह साथी जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो कहा जा सकता है कि भाई हरे पौधे मतलब शाकाहारी, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर जितने भी शाकाहारी लोग हैं, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं, वो सभी के सभी क्या बोले जाएंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये सब पौधों को खाते हैं। चींटी, चींटी दोनों काम करती है साथी, चींटी दो काम करती है। इसे हम डिकम्पोजर भी, क्योंकि कई जगह ये मांस वांस भी काट वाट के खा जाती है, तो ये डिकम्पोजर भी होती है। इसके साथ साथ यह प्राथमिक उपभोक्ता भी मानी जाती है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता भी मानी जाती है और उसके साथ साथ डिकम्पोजर भी ये होती है। ठीक है, तो इस कार्ड से चींटी को यहाँ अपवाद मानिएगा, चींटी सब में शामिल होती है ना। तो पहला तो हो जाएगा। हिरण क्या खाता है? आप मुझे बताओ, क्या हिरण घास खाता है या जानवर को खाता है? कभी हिरण को देखे हो मांस खाते हुए? तो आपको नहीं सर, हिरण तो घास फूस खाता है। तो इस कार्ड से ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक उपभोक्ता। लोमड़ी क्या खाती है? वो लोमड़ी, वो एक कहानी आती है ना जंगल बुक का, तो शेर खान के साथ रहती है ना। तो लोमड़ी तो मांस खाती है सब, है ना। तो ये नहीं हो सकता। बाघ घास खाता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, यानी घास दो ही लोग खाते हैं, एक और दो, यानी
सिर्फ और सिर्फ चींटी और हिरण। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पाद या अन्य जीवधारियों को खाकर पचाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जरा से देखिएगा। प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे सर शाकाहारी होते हैं। यानी इस श्रेणी में जो जीव आते हैं वह प्राथमिक उत्पाद को यानी हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन कौन लोग आते हैं इसमें, गाय घास खाती है ना, मांस नहीं खाती है। बकरी, हिरण, बंदर, हाथी, जिराफ, खरगोश, टिड्डा, चूहा भी। चूहा को कोई मांस खाते हुए देखा है आपने, तो बोलोगे नहीं सर, अनाज वनाज तो खा लेता है पर ये मांस वांस नहीं खाता साहब, है ना। तो अनाज भी तो उसी से बना हुआ है, प्राथमिक उत्पाद से बना हुआ है ना। तो इस तरह से ध्यान से समझेंगे इस चीज को। चींटी ये अपघटक के साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता दोनों होती है। तो चूहा ध्यान रखना कि वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, मांस नहीं खाता चूहा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है मतलब या तो तृतीय का होगा या तो प्रथम का होगा। द्वितीय में कौन आता है, द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं साथी, वो लोग प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं इन्हीं को खा जाते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देख लीजिए, मान लीजिए कि ये बेचारा हिरन है, ठीक है। ये क्या है, तो अब लोग सर हिरन है, ठीक है। हिरन ने क्या खाया, तो अब लोग सर हिरन ने घास खाया, ठीक है। दो सिचुएशन, हिरन ने घास खाया तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। हिरन को दो लोग खा सकते हैं साहब, एक तो मान लीजिए कि शेर खा सकता है, डायरेक्ट हमला करेगा, खत्म कहानी, है ना। और दूसरा होगा साहब लोमड़ी खा सकती है, या गीदड़ खा सकता है कि नहीं है, सियार वार हो, ये लोग खा सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ शेर को कौन खाएगा, तो शेर को तो कोई खाने वाला है नहीं, शेर को कौन मार के खाएगा। लेकिन नो डाउट कि लोमड़ी को या फिर गीदड़ को, शेर को जब कुछ नहीं मिलेगा तो इन लोग को शेर भी लपेट देगा, है कि नहीं है। जब शेर को कुछ नहीं मिलता है तो शेर इन लोग को खा जाएगा, यानी ये लोग भी किसी का शिकार बन सकते हैं। मान लो ये लोग यहाँ बच गए, इन लोग को भी कोई ना कोई तो खा ही सकता है ना, कि नहीं खाएगा, खाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये लोग इन्हें खा सकते हैं, लेकिन शेर के ऑप्शन में हम केस में नहीं जाएंगे। हालांकि शेर भी हिरण को खा सकता है, लेकिन जब ऑप्शन में शेर और लोमड़ी में से सिलेक्ट करना होगा या भेड़िया सिलेक्ट करना होगा तो हम बोलेंगे ये, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इन्हीं को खा जाते हैं, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन, मेंढक क्या करता है, आप देखोगे तो आप पाओगे मेंढक ये टिड्डे को खाता है कि नहीं खाता है। अगर छोटा सा टिड्डा उड़ रहा है तो मेंढक टिड्डे को खा जाएगा। आप कहोगे सर हाँ खा जाएगा। और टिड्डा क्या खाता है, तो आप सर बोलोगे सर टिड्डा जो है वो घास को खाता है। इसका मतलब टिड्डा जो होगा यह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। आप कहोगे हाँ सर, टिड्डा जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा क्योंकि वो घास खाता है बेचारा, उपभोक्ता होगा। और इस प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खा जाएगा, मेंढक खा जाएगा, यानी मेंढक टिड्डे को खा जाएगा। तो मेंढक कहीं ना कहीं आप देखोगे तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। समझ रहे हो ना बात को, ये ऐसे ध्यान रखना, द्वितीय उपभोक्ता हो गया साहब, है ना। बिल्ली, बिल्ली किसको खाती है, तो इस तरह से ये वाला तो ऑप्शन सही है, द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। बिल्ली किसको खाती है, आप बोलोगे सर बिल्ली तो चूहा खा लेती है, और चूहा बेचारा वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो ये भी हो गया। हिरन, हिरन क्या करता है, तो आप बोलोगे सर हिरन तो घास को खाता है, तो घास खाने की वजह से हिरन कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये प्राथमिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भेड़िया क्या करती है, भेड़िया हिरन को खा सकती है, तो ये द्वितीय में आ गया। तो द्वितीय श्रेणी में सब है, लेकिन हिरन जो है द्वितीय श्रेणी में नहीं है। अब आपके समझ में आ गया होगा ये पूरा साइकिल, ठीक है। देखना जरा मेरे दोस्त, द्वितीय श्रेणी, इसके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं, जो प्राथमिक श्रेणी वाले को चबा जाते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। तो जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्राथमिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं वो होते हैं, और ये लोग कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जैसे मेढक ने टिड्डे को खाया, मांसाहारी मछली शाकाहारी मछली को लपेट देती है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, भेड़िया हिरण को मार देगा, छिपकली जो है वो जानते हैं कीड़ा मकोड़ा को खा लेती है बेचारों को, है ना। ये पूरा साइकिल। अगला, तीसरे श्रेणी में कौन आएंगे, तीसरे श्रेणी में वो लोग जाएंगे जो दूसरे श्रेणी को चबा जाएंगे। अब आप बताइए क्या होगा, तो तीसरे श्रेणी में कौन कौन आ जाता है ना, सोच के बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। सांप किसको खाता होगा, सांप क्या मेंढक को लपेट देता है, तो बोलोगे हाँ बहुत टर टर बोलते हैं, सांप खा जाता है। इसका मतलब सांप किसको खाएगा, तो आप बोलोगे सर मेंढक को खाएगा। दूसरे श्रेणी का हो गया वो, मेंढक को खाएगा। मेंढक किसको खाएगा, बेचारा टिड्डा, है ना। टिड्डा किसको खाएगा, तो आप बोलोगे सर घास। तो टिड्डा कौन सा उपभोक्ता हो गया, तो आप बोलोगे सर पहला। मेंढक कौन सा हो गया, तो बोलोगे सर दूसरा। तो इस प्रकार से सांप कौन सा हो गया, तो आप बोलोगे सर तीसरा। यानी ये हो गया तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, सांप तो माना जाएगा।
तो जहां जहां पहला है उसको ध्यान रखिए, ये दोनों कभी नहीं हो सकते। मेंढक, मेंढक तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बेचारा दूसरे में आ गया, आपने अभी देखा। तो जहां जहां ऑप्शन 2 है आप अगर देखोगे तो मेंढक तो माना नहीं जाएगा, ठीक है। ये सवाल में थोड़ा सा कहानी बच गई साहब, है ना। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं, तो मेंढक तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये भी। अब ऑप्शन एक ही बचा है ये वाला, इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखते हैं बाज क्या करता है, बाज तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता है कि नहीं है। तो हम लोग सर बाज तो है, क्योंकि बाज तो किसी को भी लपेट सकता है ना, भेड़ियों को भी उठा ले जाता है, बाघ मेढक को भी खा लेता है, बाज जो है किसी को खा सकता है। शेर की बात करें तो शेर भी हिरण को लपेट देता है, शेर भी तृतीयक में आ जाता है साथी, है ना। शेर हालांकि उच्च हाई उसमें आ जाएगा, हाई प्रोड्यूसर में आ सकता है, चतुर्थ में आ जाएगा, पर इनमें भी आ जाएगा। तो बाज शेर ये लोग तो आ ही जाएंगे। बाज चाहे तो सांप को लपेट देता है, हालांकि ये लोग हाई में आ सकते हैं सांप, है ना। मतलब ये लोग तृतीय श्रेणी वाले को भी खा सकते हैं, यानी चतुर्थ श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। अगर मौका मिलेगा कभी ऑप्शन में आएगा तो इसको भी क्लियर करते चलना, ठीक है। सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आप मुझे बताओ मनुष्य के बारे में थोड़ा सा कि यार मनुष्य क्या होगा। मनुष्य तो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो मनुष्य चतुर्थ श्रेणी में आता है, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी जीव आते हैं, सांप, चिड़िया भी हो गई, चिड़िया भी खाती है छोटे छोटे जीवों को, ध्यान रखा, गिद्ध, शेर, भालू, ठीक है। परिस्थिति और मनुष्य किस में आएगा, तो मनुष्य दोनों में आ जाएगा, चतुर्थ श्रेणी में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो लोग खुद से भोजन बनाएंगे वही लोग प्राथमिक उत्पादक होंगे, और खुद से भोजन पेड़ पौधे ही बनाते हैं बेचारे, है ना। तो बिल्कुल ही सही है। द्वितीय उपभोक्ता का संदर्भ परपोषी से होता है, तो जाहिर सी बात है द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं, कोई भी होगा द्वितीय उपभोक्ता, वो दूसरे पर ही निर्भर रहेंगे, वो लोग मार मार के खाएंगे बेचारे, है ना। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, दोनों के दोनों सही है। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, पीसीएस में से कुछ आया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। परिस्थिति तंत्र में जैविक संगठक, आप जानते हैं जो जैविक संगठक होंगे वो दो तरह से, इसको संगठक में अगर विभाजित किया जाए दो तरह से है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब वो होते हैं जो खुद से भोजन बनाए, ऊपर चर्चा किया गया, और परपोषी मतलब वो होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं साथी। अगला, डिकम्पोजर की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। अब देखिए तीसरा जो पार्ट था वो था डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर में कौन आता है, इसमें वे लोग आते हैं जो कोई सड़ा गला या मरा हुआ या कोई मृतीय जीव है उसके ऊपर साथ ही पनपते हैं और उसको धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं। इनमें कवक और जीवाणु आते हैं, वायरस नहीं आते हैं। तो 2 और 3 आ जाएगा, इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन साथ ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस 2017 का है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन को देख करके ऐसा फीलिंग आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तैयारी करोगे तो लगेगा कि यार बुढ़ा हो गया हूँ, है ना। चलिए डिकम्पोजर की बात समझते हैं। इसमें वे जीवी घटक शामिल होते हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के बाद इनके शरीर पर उगते हैं और उनको अपघटित करते हैं, उनको खत्म करते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कारक जैसे जीवाणु और जीवाणु भी आ जाते हैं और कवक भी इसमें आते हैं साथ। अगर अपघटनकर्ता ना होते तो क्या होता, तत्वों का जो चक्रीकरण है वो साथ ही रुक जाता और इससे वातावरण कैसी हो जाती, असंतुलित हो जाती। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं को अपघटन करते पृथ्वी को साफ रखते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। मेरे भाई ये भी सवाल पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, घास पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला को आप लगाइए। ये अगर घास पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसका फूड चेन कैसे काम करेगा। तो मान लीजिए घास है, ठीक है, घास है, ऑप्शन नंबर पहले पे आइए, घास को कौन खा रहा है, तो बोला टिड्डा। बात तो सही है सर, घास को टिड्डा खा सकता है, ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, टिड्डा वाला प्रोसेस सही है। घास को, घास पे टिड्डा खा सकता है, तो ये तो फालतू में दोनों है, क्योंकि घास जब स्थल पूछा है तो पहले घास तो स्टार्टिंग में होना ही चाहिए, तभी ना इसको कोई ना कोई खाएगा, ठीक है। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खा सकता है, तो आप बोलोगे सर टिड्डे को, अब ये जो कैसा हो गया, तो आप बोलोगे सर प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डे को कौन खा सकता है, 2 ऑप्शन है, तो सांप राजा तो टिड्डा को नहीं खाएंगे, तो टिड्डा को सांप नहीं खाएगा, टिड्डे को सांप नहीं खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा, तो आप बोलोगे सर टिड्डे को मेंढक खाएगा, और मेंढक को कौन खाएगा, तो मेंढक को सर्प खाएगा। तो घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। और ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, बस वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है और जवाब देना है, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसा है, तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम होता है जिससे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
एनर्जी जाता है। भाई हम काहे टिड्डा जो है मेढक टिड्डा को काहे खाएगा, क्योंकि टिड्डा से एनर्जी उसको मिलेगा इसलिए वो टिड्डा को खाएगा। और मेढक को सांप काहे खाएगा, क्योंकि सांप को एनर्जी चाहिए इसलिए वो मेढक को खाएगा, तो एनर्जी को खाएगा। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है, ध्यान रखिएगा। भाई ऊर्जा का प्रवाह आपने देखा कि पादप से यानी शाकाहारी से मांसाहार की तरफ हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि फिर से घास टिड्डा को खाने लगेगा, ऐसा तो नहीं ना। तो एक दिशीय होता है, ध्यान रखिएगा। तो जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर एक दिशीय होता है। घास में घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, ये पूरा प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक तालाब में आपको बताना है तालाब की जो खाद्य श्रृंखला होगी वो कैसी होगी। तो क्या तालाब के अंदर, अब ध्यान रखिए, तो तालाब के अंदर अगर आप देखोगे तो बगुला क्या होता है। यहाँ पे बगुला एक मांसाहारी होता है, ठीक है, मांसाहारी होता है। और ये जाहिर सी बात है खाएगा तो शैवाल को तो खाएगा नहीं, तो कभी भी एक के बगल में चार नहीं हो सकता, यानी अंतिम में हमेशा क्या होगा, चार ही होगा। क्योंकि एक पूछा है कि आप देखिएगा तालाब में, तो तालाब में अंतिम स्तर पे मांसाहारी शेर तो जाके मछली खाएगा नहीं, तो अंतिम पे थोड़ा दिमाग लगाना, अंतिम पे बगुला ही अगर है तो बगुला मांसाहारी, तो अंतिम में यही रहना चाहिए, जाहिर सी बात है ना। अब सवाल ये बनता है कि बगुला किसको खाएगा साहब, है ना, बगुला खाएगा किसको, इसको ध्यान में रखना होगा। तो दो चीजें, अब एक तो ऑप्शन दिया है छोटी मछली, एक होगा जलीय पिस्सू। जलीय पिस्सू छोटे छोटे तंत्र होते हैं साथी, ये लोग शैवाल को खाते हैं। तो एक जल के अंदर जो पादप होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो शैवाल होगा, ध्यान रखिएगा, वो शैवाल होगा, ठीक है, जलीय तंत्र में यानी एक तालाब में। और शैवाल को खाते हैं साथी जो जलीय पिस्सू होते हैं, छोटे छोटे जलीय पिस्सू होते हैं ये खाते हैं। और इनको छोटी मछली खा लेती है, छोटी मछली खा लेती है, ठीक है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा सकती है, अगर ऑप्शन में रहता है तो हम कर सकते हैं। और बड़ी मछली को अंततः बगुला खा सकता है ना, बगुला अंत में इनको खा सकता है, या फिर बाज बाज भी कभी कभी झपट लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो छोटी मछली क्या, जली पिस्सू को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस, तो पहले नंबर पे आप देखोगे शैवाल आ जाएगा, उसके बाद जली पिस्सू आ जाएगी, उसके बाद यह, ठीक है। तो कुछ पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे शैवाल हो गया तो शैवाल को पिस्सू खाएगा, छोटी मछली, बड़ी मछली, ये पूरा प्रोसेस है ना। इसी तरह से घास वाला आपने देखा, घास को कीड़े मकोड़े खाएंगे या टिड्डा खाएगा, उनको चिड़िया खा सकती है, मेढक खा सकता है, बाज बाज या कोई पक्षी, सांप, सांप को गिद्ध खा सकता है ना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखा कि शाकीय पौधे होंगे तो उसको चूहे खा सकते हैं, गिलहरी खा सकती है, इनको बिल्ली चबा सकती है, फिर इनको कुत्ता खा सकता है, बिल्ली को भी कुत्ता दौड़ा के खाता है, पता है ना। तो ये पूरा ऐसे आप पूछेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप समझ गए होंगे तो आराम से वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। खाद्य श्रृंखला में ह्यूमन क्या होगा, तो ह्यूमन तो प्राथमिक भी हो सकता है, ह्यूमन द्वितीयक भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन शाकाहारी भी होता है, ह्यूमन मांसाहारी भी होता है। तो इस तरह से आप बोलोगे सर मनुष्य जो है वो दोनों हो सकता है, तो इसे चतुर्थ श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ पे याद रखेंगे ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, तो आप जानते हैं एक दिशा में होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तर में जाती है। इस स्थानांतरण में ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये साथी आप जानते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि टिड्डे ने घास को खाया तो उसके घास से जो भी एनर्जी थी टिड्डे को मिला, लेकिन अगेन टिड्डे को जब मेढक खाएगा तो क्या मेढक को टिड्डे की पूरी एनर्जी मिल जाएगी, तो नहीं साथी, कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म हो जाती है। तो पादक से लेकर के जैसे ही उत्तरोत्तर स्थानांतरण होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी में कम होता जाता है। इसीलिए साथी एक व्यक्ति आएंगे आगे जिनका हम लोग चर्चा करेंगे, लिंडेमैन। तो लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था, जो बताया था कि 10% एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है जब हम आगे वाले को खाते जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है उनमें प्राथमिक उपभोक्त उत्पादक कौन होगा, तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, क्योंकि वहां पे पादक के रूप में यही काम समझ लो करते हैं, ठीक है। ऊपर हमने बताया था कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी बहुत अंदर गहराई में नहीं रहेंगे, ऊपर ही रहते होंगे, ये जाहिर बात है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण ये कर पाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकतर मात्रा फाइटोप्लैंक्टन के कारण ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल, तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र को आगे मोमेंट कौन प्रदान करता है, तो साथ ही ये सोलर एनर्जी प्रदान करती है। अगर ऊर्जा ही नहीं होता तो मोमेंटम कैसे आता, आगे की कहानी आगे नहीं बढ़ पाती साथी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल के रूप में एनर्जी इस्तेमाल होता है,
और आप जानते हैं कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है, तो सौर ऊर्जा होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य माने जाते हैं साथी। पर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर एक दिशा में होती है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में अग्रसर रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जयमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर एक दिशा होता है, सही है। जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय कैसे हो सकता है? कह रहा है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ ऊर्जा सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में दक्ष होती हैं। देखिए ये सब स्टेटमेंट ऊर्जा के बारे में है, पर हम लोग जानते हैं कि जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यहीं पर दिमाग लगा के छोड़ देना है। ठीक है, पहला आंसर दे दीजिए, सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा यहाँ से आप जानते हैं पादप से जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो ऊर्जा में क्षय होता जाता है, और इसे ही एक व्यक्ति है लिंडेमैन, इन्होंने 10% का नियम दिया साथी। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि शाकाहारी जंतु उत्पादक की जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादक होगी उसका 10% भाग ही अपने में संचित करता है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का सकल उत्पादक लगभग में 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत किया जाता है। कहने का मतलब कि पादप का 10% एनर्जी ही एक शाकाहारी अपने अंदर रख पाता है, और जब कोई शाकाहारी को खाता है तो शाकाहारी की टोटल एनर्जी का 10% ही वो मांसाहारी पाता है। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वन तो हो नहीं सकता, ये तो भगवान प्रकृति ने बनाया, घास भी प्रकृति ने झील भी, लेकिन धान की खेती आप देख सकते हैं यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, पारितंत्र आप जानते हैं साथ ही जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बने होते हैं, ऊपर हमने चर्चा कई बार किया है। प्रश्न में वन, घास का मैदान और झील ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन धान ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी के लगभग में 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, और इनमें भी सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछे कि सबसे बड़ा, जैसे ये कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, या पूछे पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, और ऑप्शन में आपको दिया हो महासागर, तो क्योंकि भाई महासागर बहुत बड़ा है, आप जानते हैं 71% जल है साथी, है ना। तो इस कार्ड से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का है, और सबसे बड़ा भी महासागर का है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे सागर की, तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सवाल सीधे पूछा जाएगा, प्लीज को नोट कर लेना। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण क्या रहती है, स्थिर रहती है। सागरीय जल खारा होने के साथ साथ घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र माना जाता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। लेकिन अगर यहीं पर साथी एक और ऑप्शन में दे दे, और ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन हो, उसमें आपका जीव मंडल दे दें, ठीक है, तो जीव मंडल में सारे जीव लोग आ जाएंगे, है ना। लेकिन यहीं पर मतलब ऑप्शन घुमा फिरा के पूछेगा एग्जामिनर, तो आप प्लीज ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग कौन सा नहीं होगा, तो पर्वत तो स्थल में आएगा, सागर ये नहीं आ सकता, निम्न स्थल है, तो अर्धशुष्क ये सभी के सभी आएंगे आपके स्थल में। लेकिन सागरीय पारितंत्र जो है साथी, यह जलीय पारितंत्र का हिस्सा होगा, है ना। पारिस्थितिकी आप जानते हैं जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है भाई, वो जलीय पारितंत्र का भाग होता है। 4 प्रमुख घटक से मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, पेपर में ऐसा पूछता है। इसमें अजैविक पदार्थ होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और वियोजनकर्ता भी होते हैं साहब। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जा दीजिए, वंदे मातरम, जय।